तो अपने बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे अंकेश जी ने बताया 1986 में मैंने काम शुरू किया था, 40 साल हो गया मेरे को, और इन 40 सालों में रिसाइकलिंग ही किया और मेनली एल्युमिनियम ही किया है। उसके अंदर मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जो 100 साल से भी ज़्यादा चले। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग कल्चर जो हमने बनाया है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, कल्चर ऑफ इनोवेशन, कल्चर ऑफ चेंज। तो ये चीज़ हम मानते हैं कि हमारे को काफ़ी आगे लेके जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है। अगर मैं इसके बाद में अपने इसके ऊपर आना चाहूँ, प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो हम लोग एल्युमिनियम रिसाइकिल करते हैं। एल्युमिनियम के साथ में नॉन फेरस मेटल और भी हैं जिनको हम रिसाइकिल करते हैं। आप प्रोडक्ट देखें, आपके लेफ्ट हैंड साइड में इंगट्स हैं और एक्सट्रीम राइट में लिक्विड मेटल है। 2008 में हमने वो लिक्विड शुरू किया था, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। जो बीच में आप देख रहे हैं बिलेट्स, ये हम लोगों ने पिछले साल शुरू किया, इससे हम अपना मार्केट को एक्सपैंड कर पाए। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं कॉपर है, ब्रास है और मैग्नीशियम है, ये हम लोग स्क्रैप सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसको स्क्रैप के फॉर्म में ही बेच देते हैं। रिसाइकलिंग में कितनी अच्छी तरह से हम स्क्रैप को सेग्रीगेट कर पाते हैं, उससे एक बहुत बड़ी उसके अंदर वैल्यू क्रिएट होती है। तो ये हम लोगों का बिजनेस है। ये आपको इन्होंने बता ही दिया अंकेश जी ने, तो मैं इसके आगे चलता हूँ। मेरे साथ में युगल किशोर जी हैं जो हमारे CFO हैं, अंकुर जी ये हमारे डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है। तो हमारे फोकस ऑफ ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा एक वर्टिकल पूरा का पूरा अंकुर जी लीड करते हैं फॉर दिस। यहाँ पे अक्षय की फ़ोटो लगी है, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा राघव है, तो दोनों अक्षय और राघव साथ में काम करते हैं हम लोग। CMR की बात करें तो सबसे पहले हमारा नाम CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो ग्रीन इसलिए क्योंकि हम लोग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। टेक्नोलॉजीज इसलिए क्योंकि हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसको हम बहुत क्विकली अडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी बढ़े और जिससे हमारी कॉस्ट कम हो। आज की हमारी पोजीशन ये है कि हम अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 4 गुना ज़्यादा बड़े हैं। दुनिया में भी हम सबसे बड़ों में आते हैं, इंक्लूडिंग चाइना। ऑटो में हम लोगों ने मेनली अभी तक में काम किया, तो उसके अंदर हम लोगों का कोई 45% मार्केट शेयर है। इसका मतलब हर दूसरा मोटरसाइकिल, हर दूसरी गाड़ी जो आप देखते हैं उसके अंदर एल्युमिनियम CMR से ही लगा हुआ है। जो हम लोगों ने अब तीसरा फोटोग्राफ देखते हैं एल्युमिनियम का, तो वो शीट इंगट बिलेट्स का दिखता है। ये बिलेट्स और शीट इंगट का जो हम लोगों ने प्लांट लगाया, उससे हम लोगों ने अपना एक मार्केट, सर्विसेबल मार्केट को रियली डबल कर दिया। तो आगे हमको इससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी मिलेगा। इसके साथ में 22% हमारा रेवेन्यू नॉन एल्युमिनियम से आया था पिछले साल में। 23% का हमारा CAGR रहा है ऑफ ग्रोथ सिंस इंसेप्शन। स्क्रैप प्रोक्योरमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि स्क्रैप एक तरफ तो स्क्रैप की अवेलेबिलिटी हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एल्युमिनियम एंडलेसली रिसाइक्लेबल है। सबसे पहला जो एल्युमिनियम बना था वो आज भी इस्तेमाल में है, और जो रिसाइकल एल्युमिनियम है उसकी क्वालिटी और प्राइमरी की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। जब मारुति अपनी गाड़ी में एल्युमिनियम लगाती है तो वो पैसे की वजह से नहीं रिसाइकल खरीदती है, वो इस वजह से रिसाइकल खरीदती है क्योंकि वो रिसाइकल एल्युमिनियम उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। तो वो प्राइमरी भी लगा सकते हैं, वो रिसाइकल भी लगा सकते हैं। रिसाइकल यूजुअली प्राइमरी से सस्ता होता है, वो एक एडेड एडवांटेज है रिसाइकलिंग की। तो अब स्क्रैप की डिमांड इन सब कारणों से बढ़ रही है, लेकिन स्क्रैप की सप्लाई भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मोर एंड मोर
स्क्रैप जितना आज यूज में है वो सारा का सारा हर बार आएगा और आता रहेगा, एक ही बार नहीं आएगा, बार 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 आता रहेगा। उसके अंदर हम लोगों के 13 प्लांट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ है, और हम लोग जो सप्लाई करते हैं ऑटो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली सारे OEMs को देते हैं जितने भी हैं, सारे Tier 1s को देते हैं जितने भी एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, और नॉन ऑटो में हिंडाल्को के लिए हमने प्लांट लगाया। हिंडाल्को का प्लांट हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है। देखिए एल्यूमिनियम का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का सिर्फ 290 किलो है अगेंस्ट 16,000 किलो इन केस ऑफ प्राइमरी। तो हर प्राइमरी प्रोड्यूसर को आगे चल के अपने पोर्टफोलियो में रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम डालना ही होगा। तो हमको जो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हिंडाल्को के लिए बेवरेज कैन रिसाइकलिंग का प्लांट लगाने के लिए, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी ओपन अप करता है। अब एल्यूमिनियम है, प्राइस वोलेटिलिटी होती है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारा हर महीने प्राइस चेंज होता है कस्टमर के साथ में, तो जो भी प्राइस मूवमेंट और करेंसी मूवमेंट होता है वो हम लोग पास ऑन कर देते हैं, और जितना पोर्शन उसके बाद में भी अगर हमारा एक्सपोज रहता है तो उसको हम लोग हेजिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों का अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो परसेंटेज के टर्म्स में नहीं देखनी चाहिए, पर टन वैल्यू पर टन रुपीस पर टन उसमें देखें तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी दिखती है, मतलब बहुत स्टेबल दिखती है। उसके अलावा हमारा ROC जो है वो हमारा काफ़ी स्टेबल और मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छा ROC ही है। मैं 40 साल में देखिए नहीं किया इस बिजनेस को छोड़ के कोई और, तो मुझे तो कोई तो चीज़ अट्रैक्ट करके रखी ना, नहीं तो मैं भी कुछ ना कुछ और कर लेता, और मेरे बच्चे भी दोनों इसी काम को कर रहे हैं, तो कुछ तो हम लोगों को अट्रैक्शन इसमें दिखता है। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपसे बात कर ली, रेगुलेटरी गवर्नेंस, देखिए 2013 से हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हम लोग का गवर्नेंस रियली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कंपटीशन को हम लोग एड्रेस करते हैं टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम, इनोवेशन और जॉइंट वेंचर्स के जरिए। दुनिया भर में रिसाइकल की डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है, इंडिया में भी बहुत बढ़ रही है, आज के दिन में 40% वो आता है। अगर आप लेफ्ट पाई देखिए एक, तो उसके अंदर कास्ट एल्यूमिनियम 48% लिखा हुआ है, तो अभी तक में हम लोग उसको सर्विस करते थे। जो मैंने आपको बताया बेवरेज कैन रिसाइकलिंग, एक्सट्रूजन और शीट के रॉ मटेरियल से हम प्रैक्टिकली बैलेंस 50% को भी हम लोग अब सर्विस करने लग गए, तो हमारे पास इससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिसाइकलिंग को प्रमोशन है। मोदी जी अपने बहुत भाषणों में 5R और 6R की बातें करते हैं, रिफर्बिश, रीयूज, रिसाइकल, तो इसको और बहुत ज़रूरी है मैनकाइंड के लिए कि रिसाइकलिंग ज़्यादा बढ़ती जाए। एल्यूमिनियम के साथ साथ में बाकी जितने भी हम लोग नॉन फेरस मेटल डील करते हैं उसमें भी रिसाइकलिंग की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और रिसाइकलिंग की ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। अगर आप हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखिए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग कोई भी नया प्लांट लगाते हैं, या तो हमारा कस्टमर हमें इनवाइट करता है कि भाई आप हमारे लिए प्लांट लगाइए, या हम लोग कुछ नया लेके आते हैं। जब तक हमारे पास एक राइट ऑफ सक्सेस नहीं होता तब तक हम लोग कोई प्लांट नहीं लगाते हैं नया। और ग्रोथ का हमारा फोकस है, हम लोग लास्ट 6 साल में हमने 7 प्लांट लगाए हैं। हमारा मार्केट शेयर 45% होने का एक बहुत बड़ा कारण है लिक्विड मेटल। हम 750 डिग्री पे मटेरियल अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं
एक प्लांट लगाते हैं, बीच में 25-30 किलोमीटर तक के एरिया में हम इसको कवर करते हैं। कस्टमर को उसको रीमेल्ट नहीं करता, 6 से 7% की उसकी सेविंग हो जाती है। कुछ पैसे हम भी लेते हैं उसमें से, हमारी रियलाइजेशन लिक्विड मेटल में बेहतर होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी इंटरडिपेंडेंस हो जाती है। एक तरह से आप समझिए हमारी शादी हो जाती है अपने कस्टमर के साथ में, और सेम कमिटमेंट के साथ में कि जिएंगे मरेंगे एक साथ। द कमिटमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स इज एब्सोल्युटली कंप्लीट, क्योंकि आप समझिए कि 100 डिलीवरीज भी मैं देता हूँ एक प्लांट को 24 घंटे के अंदर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस है। इसके साथ में हम जो लिक्विड मेटल है ये कार्बन नेगेटिव है। 528 kg का हम लोग CO2 एमिशन सेव करते हैं जब हम लिक्विड मेटल डिलीवर करते हैं, तो हमको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। हमारे पास 2,73,000 कार्बन क्रेडिट आज बॉक्स में है हमारे पास, और हजारों का 10,000 कार्बन क्रेडिट हम लोगों के हर साल जनरेट हो रहे हैं जो आएंगे। ये हमारे बुक्स में कोई रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं है, क्योंकि अभी इसका प्राइस नहीं है कोई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका एक मार्केट प्लेस बना रही है। जिस दिन ये बनेगा उस दिन ये हमारे पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि इसको हम जितना होल्ड करेंगे उतनी इसकी कीमत शायद बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी हमारे यहाँ बुक्स में ये रिकग्नाइज्ड नहीं है। स्क्रैप, एक तरफ स्क्रैप की सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ में स्क्रैप की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। इंडिया इतना जनरेट नहीं करता, तो इसलिए हमको ज़्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है। हम दुनिया के हर देश से स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। हमारा खुद की सब्सिडरी है यूएसए में, जो यूएसए सबसे ज़्यादा स्क्रैप जनरेट करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इस कारण से हमने वहाँ पे बनाया है। तो वहाँ सबसे हम लोग, और हज़ारों स्क्रैप यार्ड्स हैं जिनसे हम खरीदते हैं, तो हमको ये चिंता नहीं है कि हमारे कल डिमांड बढ़ेगी तो हमको स्क्रैप नहीं मिल पाएगा। ऐसा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और डोमेस्टिक में भी हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हम धीरे धीरे अपने डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ स्क्रैप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे 2025 में 27% हम लोगों ने डोमेस्टिक से लिया, उसके पहले हमारा 20% था 2023 में, तो बढ़ता चला जा रहा है ये। और हम लोग जो स्क्रैप लेते हैं और जो प्रोसेस करते हैं, हम नॉर्मली जो डिफिकल्ट स्क्रैप है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के अलावा जो एक इंडिया में मैन पावर है, उसको भी हम यूज करके एक दोनों का मिक्स, एक बैलेंस बनाते हैं, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकें और एक लोअर कॉस्ट पे प्रोसेस कर सकें। कस्टमर, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछिए एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है हमारी, तो हमारा कस्टमर, हमारे कस्टमर का रिलेशनशिप। हमारे कस्टमर के रिलेशनशिप उतना पुराना है जितने हम हैं। तो और जैसा मैंने बताया, हम सब लोगों को देते हैं। और हमारे, अगर आप कस्टमर लिस्ट देखिए तो सारे बड़े बड़े कस्टमर हैं, जहाँ पे हमको रिपीटेबिलिटी ऑफ ऑर्डर है, जहाँ पे हमारे को विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर है कि अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक हमारा कस्टमर है तब तक हमारे ऑर्डर है उस कस्टमर से। इस तरह का हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और फिर क्वालिटी ऑफ कस्टमर हमारे बहुत ही अच्छे हैं। OEM सारे के सारे हैं, हिंडाल्को है, जिंदल स्टेनलेस है। एक्सपोर्ट में भी हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है। एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन निश प्रोडक्ट्स करते हैं, जो हम ये स्क्रैप सेग्रीगेट करते हैं, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो हम जापान करते हैं, बेल्जियम करते हैं, जर्मनी करते हैं, चाइना करते हैं, थाईलैंड करते हैं, USA करते हैं, और जापान में हम अपना अलॉय और बिलेट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। 3 हमारे जॉइंट वेंचर हैं। मेरे ख्याल से हम इकलौते हैं रिसाइकलिंग स्पेस में। 2 हमारे 2012 के जॉइंट वेंचर है, निकी MC और टोयोटा टूशो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक 2025 में हम लोग निपरलाइट मेटल से किया। ये जापान की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी है। हम लोगों को इनसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिला, हम लोगों को इनसे जापानी वे ऑफ वर्किंग मिला,
हमको और हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स अपने ये जॉइंट वेंचर पार्टनर्स को। जैसा मैंने बताया हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में हम लोग हैं। टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। सेग्रीगेशन ऑफ स्क्रैप, ऐसे छटाई लगता है बहुत सिंपल काम है। आप लोगों में से अगर कभी आप लोग प्लांट विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी छटाई इतना आसान नहीं है जितना छटाई सुनने में लगता है। बाकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम लोग सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। हमारा बर्नर्स भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर कि हमारा फ्यूल कम लगे। हमारे यहाँ पे ज़ीरो डिस्चार्ज है ऑफ लिक्विड और सॉलिड, और हमारा गैसियस एमिशन भी इज वेरी वेल इन कंट्रोल। क्वालिटी हमारी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी मानी जाती है। और जब हम इतने सारे प्लांट लगाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को डिजिटाइज करें जिससे वो वी कैन मतलब एक रिपीटेबिलिटी आती है, सस्टेनेंस आती है। 100 साल तब चलती है ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग जो हमने आज सीखा वो हम कल भूले नहीं। तो हम लोगों के देखिए 4 पेटेंट्स हैं आज के दिन में, 8 कॉपीराइट्स हैं। ये सारे के सारे आर सेंटर्ड अराउंड सेफ्टी एंड प्रोसेस कंट्रोल्स। तो जो हम धीरे धीरे सीखते हैं और सीखते रहेंगे उसको हम ऐसा करते हैं कि हम भूल ना पाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारा पास ऑन हो जाए। ESG में जैसा अंकेश जी ने बताया हमारा एनवायरनमेंट फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा पोजीशन 6th इन दी वर्ल्ड है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ऑफ एल्यूमिनियम पे। 1/3 ऑफ हमारी पावर रिक्वायरमेंट सोलर से आती है। मिलियंस ऑफ टन्स के रिसोर्सेज हम लोगों ने लास्ट ईयर की प्रोडक्शन से ही बचाए हैं। सोशली वी मस्ट गिव बैक टू दी सोसाइटी, तो वो भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। हम ओल्ड एज होम्स को करते हैं, एजुकेशन करते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट्स अराउंड आवर प्लांट्स उनको करते हैं, हॉस्पिटल्स में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से करके हमारा सोशल एक CII का स्टडी हमने कराया था, तो 2024 में हमने 30,000 लाइव्स को बेनिफिशियली इम्पैक्ट किया। हमारे जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक गर्व की बात है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोग एक तरह से माइनॉरिटी में काम करते रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। जब लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं पीटर फ्रांसिस अमोर, ये नॉमिनी डायरेक्टर है। हमारे यहाँ पे एक PE फर्म है बाय द नेम ऑफ ग्लोबल स्क्रैप प्रोसेसर्स, उनके पास 13% होल्डिंग है। इस OFS में 12% वो निकल रहे हैं, 1% वो होल्ड करेंगे अपने साथ में, और फैमिली 3% कर रही है। तो पोस्ट इशू ग्लोबल स्क्रैप के पास में 1% होल्डिंग होगी और फैमिली के पास में 84% की होल्डिंग होगी। हम लोग जो हमारा लीडरशिप स्ट्रक्चर है और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक तरह से फ्यूचर रेडी के हिसाब से बनाते हैं, और ये बनाया हुआ है। एक वर्टिकल इज हेडेड बाय ए CXO लेवल पर्सन। लोग, पीपल, हम अपने आप को बोलते हैं वी आर अ पीपल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास 4,500 लोग हैं वो सारे के सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे पास एक बड़ा परिवार है। हमारे उसके अंदर से 43% बहनें हैं, हमारे 57% भाई हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे पास मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस फॉर विमेन की सर्टिफिकेशन है। हम लोग वी आर अमंगस्ट द बेस्ट ग्रेट प्लेस टू वर्क इन द कंट्री। फाइनेंशियल्स पे एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
2024 में हम लोगों ने एक गुडविल राइट ऑफ की थी विच इज एन एक्सेप्शन आइटम। तो अगर आप देखते हैं तो 2024 में आफ्टर एक्सेप्शन आइटम हमारे को लॉस है, बिफोर एक्सेप्शन ऑफ आइटम हम प्रॉफिट में है। अब ये एक्सेप्शन आइटम क्या है, 2021 में हम लोगों ने अपनी ग्रुप कंपनीज को मर्ज कर दिया आपस में, जिससे हमारी कैप टेबल क्लीन हो जाए, फैमिली और सीधा शेयर होल्डिंग, बीच की सारी कंपनियां हमने हटा दी। तो इतना क्लीन स्ट्रक्चर किया, उसके साथ में हमारी एक नॉन कैश गुडविल क्रिएट हुई कोई 1500 करोड़ रुपए की। ये हमारे को अलाउड थी एज अ टैक्स एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स कि 20% हर साल हम अपने एक्सपेंस ऑफ कर सकते थे। एक साल हमने किया, दूसरे साल गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज कर दिया। जब वो रेगुलेशन चेंज हो गई तो ये एसेट हमारे लिए एक डिफंक्ट एसेट बन गया, एक डेड एसेट बन गया कि इसका नॉन कैश है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2024 में ईवाई एट दैट टाइम वाज आवर ऑडिटर, तो 10 साल रहा ईवाई हमारा ऑडिटर, देन दे हैड टू रिजाइन। तो 2024 में ईवाई ने सजेस्ट किया कि हम लोग अगर इसको राइट ऑफ कर देते हैं पूरी गुडविल को, तो हमारा कोई भी डेड एसेट नहीं रहता। फिर हमारी बैलेंस शीट जो दिखा रही है वो हमारी ट्रू एसेट्स को दिखाती है। तो इस कारण से हम लोगों ने उसको किया। आगे चल के हमारी स्ट्रेटजीज क्या हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमने अपने सर्विसेबल मार्केट को मोर देन डबल बना दिया, जो हमारे को अच्छी ग्रोथ देगी आगे। ईवी में एल्यूमिनियम की कंजम्पशन कन्वेंशनल व्हीकल से 3 गुना है। तो शुलागिरी एक सिपकॉट ने पार्क बनाया है, होसूर के पास है तमिलनाडु में, वहाँ पे सिर्फ ईवी रिलेटेड ही कंपोनेंट्स बनेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे भी जमीन ली है, वहाँ पे भी हम लोग प्लांट लगाएंगे। कैपेक्स हम लोग, हमारा कैपेक्स काफ़ी करते हैं हम लोग। पहले पीछे 18 साल में हमने 500 करोड़ किया, अभी लास्ट 1.5-2 साल में हमने 500 करोड़ कर दिया। तो हमारा फोकस ऑन ग्रोथ और फोकस ऑन कैपेक्स वो बढ़ता चला जा रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि हमको ये जो हमारे ये बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो वो हर समय कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहते हैं, उनको मेजर करते रहते हैं, उनको रिव्यू करते रहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी जहां हम लोग की एक राइट ऑफ सक्सेस हो, उसमें हम लोग कर सकें। लिथियम आयन बैटरीज, कॉपर, इन सब चीज़ों में भी हमारा फोकस है। कहीं ना कहीं आगे जाके हम लोग उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी ज़रूर देखेंगे। प्लस एल्यूमिनियम में एरोस्पेस और डिफेंस, इसमें जो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम में अलॉयज की डिमांड आएगी और अभी आ रही है, वो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस। फाइनली गवर्नमेंट से हमारे को बहुत सपोर्ट है। ईपीआर गाइडलाइंस हैं, जब ये ईपीआर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमको वो भी एक अलग से रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज जहाँ पे वो एल्यूमिनियम मिशन पॉलिसी है, रिसाइकलिंग मिशन पॉलिसी है, तो ये सब पॉलिसीज भी हमारे को आगे चल के काफ़ी मदद करेंगी। So your margins are quite sensitive to the London Metal Exchange rates. So how do you, like, on an average, what is your inventory? My second question is, this is your second, if I'm not wrong, this is your second plan of getting IPO after shelving 2021 plans. So what has changed in your broadly in the management, corporate management at your end, and the market situation? तो हमारा ये एक्चुअली में दूसरा नहीं, हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। Okay. हम लोगों ने सबसे पहले 2018 में किया था। 2013 में हमारा पी इन्वेस्टर आया था, तो 2018 में किया। उस वक्त वो ILFS फियास्को हो गया था, दे वेंट बैंकरप्ट, तो मार्केट ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो ये एक्चुअली में 23 में हम लोग करना चाहते थे, तो वो पोस्ट कोविड पीरियड था, तो उसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी
कम हो गई थी। जो हम लोगों ने प्रोजेक्शंस किए थे जिस बेसिस में हमारी उस वक्त बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी चल रही थी, तो जब हमें ये समझ में आया कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अभी इतनी हाई नहीं रहेगी, तो हम लोगों ने अपना इशू पुल कर लिया था। आज के दिन में हम लोग उस वक्त हम हेजिंग नहीं करते थे। अब हम लोगों ने ये सीखा उस दौरान में कि हेजिंग बहुत ज़रूरी है। लंदन मेटल एक्सचेंज में जो प्राइजेज़ हैं, उस प्राइजेज़ का हमारे सेल प्राइस से एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने हेजिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस की। और आज के दिन में जब हमें ये दिखा कि अब एक हम स्टेबल मार्जिन ले सकते हैं, तो तब जाके हम लोगों ने दोबारा से हम मार्केट में आए। इन्वेंट्री हमारे पास कोई 30 दिन की रहती है। And you said like what has changed? So hedging is the change is that we are now we expect to be more stable in our margins. Hedging is the one change which has happened. And if you allow me for one more question, yes, ma'am. it is what is the generation of scrap in our country on an average? Any idea? So the generation of scrap in the country is growing at the moment. Government has introduced many new policies like ELV recycling, which is causing the overall generation of scrap to grow, which is a positive sign for the country. And like you saw for us also, the percentage of our procurement from domestic is increasing year on year. Otherwise, India at the moment still continues to be a country which is dependent on the import of scrap. तो वो अभी in the near future change होने में वक्त लगेगा, and India will continue to be dependent on imported scrap. But yes, maybe 15 years down the line, India should be able to generate enough scrap to be self-sufficient. Any rough figures? At the moment I don't have the figures. Okay, thank you.